नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। पिछले चैप्टर में मैंने आपको कोशिका के जितने भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तारक सभी के बारे में जो है एक जानकारी दी जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग केंद्रक के बारे में भी जो महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन में पॉइंट से जो पॉइंट है उनको पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप ये दो डायग्राम देख पा रहे होंगे। एक डायग्राम मैंने जो बनाया है एक केंद्रक का डायग्राम है और ये है गुणसूत्र का, ठीक है, क्रोमोसोम। ये बाद में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग केंद्रक के बारे में डिस्कस करेंगे। केंद्रक के बारे में जो चीजें मैं आपको बोलूं उन्हें आप लिखते जाइएगा, ठीक है। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमैटिन धागे, इनके बारे में जो चीजें भी मैं डिटेल से बताता जाऊं उनको आप लिखते जाइएगा। सर्वप्रथम आप ये जो डायग्राम है इसमें देख सकते हैं कि मैंने सारी चीजों को बड़े ही स्पष्ट रूप से दिखाया है। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग केंद्रक है। कोशिका विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रक द्वारा निभाई जाती है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक कक्ष भी कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक कक्ष भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका के नियंत्रक कक्ष किसे कहते हैं, तो केंद्रक को कहते हैं, ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में की गई। केंद्रक में मुख्यतया चार भाग होते हैं, ठीक है। केंद्रक में मुख्यतया चार भाग होते हैं। सबसे पहले केंद्रक कला, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है केंद्रक कला, ठीक है। नेक्स्ट केंद्रक द्रव्य, नेक्स्ट केंद्रिका, नेक्स्ट क्रोमैटिन धागे, ठीक है। क्रोमैटिन धागे ये एक धागे नुमा आकृति होती है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ, इसी के अंदर गुणसूत्र, डीएनए, जीन्स, जेनेटिक्स, जितने भी मटेरियल होते हैं आनुवांशिक पदार्थ, वो सारे जो है क्रोमैटिन धागे इसी के अंतर्गत मिलते हैं। चलिए अब इनके बारे में डिटेल थोड़ा चीजें मैं बताता जाऊं तो आप लिखते जाएं। सबसे पहले केंद्रक कला, हेडिंग डाल लीजिए केंद्रक कला। केंद्रक कला आप ये देख पा रहे होंगे, केंद्रक कला ये केंद्रक कला प्लाज्मा झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन की भांति दोहरी झिल्ली होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दो झिल्लियां हैं, एक बाह्य झिल्ली है और एक अंतः झिल्ली है। दो झिल्लियां हैं यहाँ पर केंद्रक कला में। तो ये भी सेल मेम्ब्रेन की तरह एक दोहरी झिल्ली होती है। केंद्रक के चारों तरफ एक आवरण बनाती है। आप देख रहे हैं केंद्रक के चारों तरफ एक आवरण का काम करती है। ये लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लाइपोप्रोटीन, ठीक है। केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच जो केंद्रक कला है, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, ठीक है। केंद्रक कला कोशिका द्रव्य के बीच, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, अंदर जो ये पदार्थ मैंने दिखाया ये है केंद्रक द्रव्य। तो जो कोशिका कला है यानी कोशिका का सबसे केंद्रक का सबसे बाह्य आवरण, ठीक है, केंद्रक कला। ये केंद्रक कला केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य इन दोनों के मध्य पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है, ठीक। तो केंद्रक कला के बारे में इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है और इतना ही जानना है। इससे ज्यादा एग्जाम में ना पूछा जाता और ना आपको जानना है, ठीक है। नेक्स्ट डालिएगा केंद्रक द्रव्य। आप ये पदार्थ देख सकते हो, मैंने डॉट डॉट करके जो ब्लैक कलर से बनाया है केंद्रक द्रव्य, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो केंद्रक द्रव्य जो है न्यूक्लियोप्रोटीन से निर्मित होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन से निर्मित होता है। ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी, कोलाइडी होता है और तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ लिक्विड फॉर्म पे है, ठीक है। इसमें केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका, क्रोमैटिन धागे, इसके अतिरिक्त एंजाइम्स, खनिज लवण, आरएनए तथा राइबोसोम्स पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य में क्या क्या चीजें होती हैं, क्रोमैटिन धागे, एंजाइम्स, केंद्रिका, खनिज लवण, आरएनए तथा राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट डालिएगा केंद्रिका। केंद्रक के मैंने चार भाग बताए आपको, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका।
ठीक है। केंद्रिका यानी न्यूक्लियस, ये आप देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर का जो स्पॉट मैंने बनाया है, ये है केंद्रिका। ठीक है, इसकी खोज फोंटाना ने की थी। केंद्रिका की खोज फोंटाना, ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए महत्वपूर्ण है। 1781 में फोंटाना महोदय द्वारा केंद्रिका की खोज की गई, 1781 में। ये झिल्ली के अभाव में सीधे केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहती है। केंद्रिका के चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, केंद्रक द्रव्य है, तो झिल्ली के अभाव में सीधे केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहती है। ठीक है, कोशिका विभाजन जब होता है, कोशिका जब दो भागों में विभाजित होती है, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब केंद्रिका गायब हो जाती है, यानी केंद्रिका का अस्तित्व समाप्त हो जाता है उस समय। ठीक है, केंद्रिका में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है। केंद्रिका में 85% प्रोटीन होती है, 85% प्रोटीन, 10% आरएनए और 5% डीएनए होता है। ठीक है, 85% प्रोटीन, 10% आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए। ठीक, ये हो गया केंद्रिका के बारे में जानकारी। नेक्स्ट है क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने दो तरह के क्रोमैटिन धागे यहाँ पे दिखाए, एक है परिकेंद्रिका क्रोमैटिन, दूसरा अंतःकेंद्रीय क्रोमैटिन। एक केंद्रिका के अंदर भी क्रोमैटिन धागे जो है ये अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, इन्हीं में सारी अनुवांशिक पदार्थ जो है, पूरा जितना भी डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र सब इसी के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, एक जाल सदृश रचना होती है। क्रोमैटिन धागे कैसी रचना होती है, जाल सदृश, एक तरीके से पूरे उलझे सुलझे जाल टाइप के होते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय ये धागे पृथक होकर सिकुड़ जाते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है ना, तो ये धागे क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और पृथक होकर के सिकुड़ हो जाते हैं, यानी छोटे हो जाते हैं और थोड़ा मोटे हो जाते हैं, छोटे और मोटे हो जाते हैं, इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जब कोशिका विभाजन हो जाता है तो इस तरीके की एक संरचना बनती है, जब कोशिका विभाजन का टाइम पीरियड होता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम, इन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जो क्रोमैटिन धागे होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन प्लस डीएनए। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है उससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। जो क्रोमैटिन धागे होते हैं इसमें अनुवांशिक पदार्थ, गुणसूत्र, डीएनए तथा जीन ये पाए जाते हैं। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ मैंने जब बताया कोशिका विभाजन होता है तो जो क्रोमैटिन धागे हैं ये सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं और इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। ये आप बीच में देख रहे हैं ना, ये एक संरचना है, गुणसूत्र की संरचना जो मैंने दिखाई है। ठीक है, गुणसूत्र की संरचना में आप देख रहे होंगे ये एक तरल पदार्थ है। ठीक है, गुणसूत्र के अंदर ये जो डॉट डॉट करके मैंने दिखाया है इसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालिएगा गुणसूत्र, क्रोमोसोम, गुणसूत्र या क्रोमोसोम लिखिए। इसमें गुणसूत्र में लिखिए, इसकी खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की है। कब की है, 1875 में। ठीक है, 1875 में। गुणसूत्र का निर्माण मैट्रिक्स क्या है, एक तरल पदार्थ है। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ मैंने दिखाया है, एक तरल पदार्थ मैट्रिक्स तथा डीएनए से मिलकर बना होता है। गुणसूत्र मैट्रिक्स तथा डीएनए से मिलकर बना होता है। आप देख रहे होंगे एक जो है ऐसे उलझी हुई धागे नुमा एक संरचना दिखाई गई है, ये क्रोमैटिन, यही है क्रोमैटिन। ठीक है, ये क्रोमैटिन्स है। क्रोमैटिन्स, उसके चारों तरफ जो मैट्रिक्स है, तरल पदार्थ है, ये एक तरीके की झिल्ली से, एक आवरण से चारों तरफ से घिरा होता है, जिसे पेलिकल झिल्ली कहते हैं। पेलिकल झिल्ली, पेलिकल, ठीक है, पेलिकल कहते हैं। पेलिकल एक तरीके की झिल्ली है जो चारों तरफ से मैट्रिक्स और क्रोमैटिन्स को आपस में करते रहते हैं। ठीक, देखिए गुणसूत्र की बात करें तो मानव में 23 जुड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं।
सबसे पहले होते हैं अलैंगिक गुणसूत्र, दूसरे होते हैं लैंगिक गुणसूत्र। अलैंगिक गुणसूत्र यानी कि अलैंगिक गुणसूत्र को बोलते हैं एंटोसोम, एंटोसोम, और लैंगिक गुणसूत्र का मतलब है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र एंटोसोम होते हैं या फिर अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 2 जोड़े गुणसूत्र, एक जोड़ा गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। लिंग का निर्धारण अर्थात लड़का या फिर लड़की, ठीक है। जैसे कि फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में जो है XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो XX होते हैं, और मेल में XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जब स्पर्म मियोसिस या फिर ओवम मियोसिस होता है, स्पर्म मियोसिस या फिर ओवम मियोसिस होता है, तो यदि X गुणसूत्र और फीमेल का X गुणसूत्र और मेल का Y गुणसूत्र ये दोनों मिलते हैं तो ये XY बन जाते हैं, जो जिससे लड़का पैदा होता है, ठीक है। बेबी चाइल्ड कौन सा होगा? लड़का पैदा होगा, ठीक है। और यदि X फीमेल का X गुणसूत्र और मेल का X गुणसूत्र मिल करके XX बनेंगे तो जो बेबी पैदा होगा वो लड़की होगी, ठीक है। इस तरीके से 50-50 चांस होते हैं लड़का और लड़की होने में, ठीक है। तो ये गुणसूत्र के से इतने ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं आता है। ज्यादा चीजों को नहीं जानना, आपको उतना ही जानना है जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है। हमारे पास समय भी कम है और ऊर्जा भी कम है। समय और ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए हम लोग सिलेक्टिव पढ़ाई करेंगे। मैं ज्यादा चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, उतनी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपको जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाए तो वहां पर आपका काम हो जाए, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लवक, ठीक है, प्लास्टिड। वहां से वर्णी लवक, अवर्णी लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, ठीक है, इसमें लवक की काफी बड़ी भूमिका होती है। तो उसमें से कौन कौन से लवक किस में पाए जाते हैं, गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है, मिर्च में कौन सा लवक पाया जाता है, ठीक है, वो सब चीजें हम लोग फिर वहां पर देख लेंगे अगले वीडियो में। इसके बाद कोशिका विभाजन का एक चैप्टर होगा। कोशिका विभाजन के बाद मैं बड़ा ही सिलेक्टिव कुछ टॉपिक उठाऊंगा, जैसे विटामिन्स हैं, विटामिन्स के अलावा जो है जीवधारियों का वर्गीकरण, इस तरीके के जीवधारियों का वर्गीकरण का चैप्टर हो चुका है। जीव विज्ञान की शाखाएं, ठीक है, जो चीजों से प्रश्न ज्यादा आने होंगे 24 सितंबर से पहले ये टॉपिक कवर करके हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि बायो से प्रश्न जो हैं, क्योंकि लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास बायो से आने, फिजिक्स से और केमिस्ट्री और बायो तीनों से आने हैं, तो बायो से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन मान के चलिए। तो मैं चाह रहा हूँ सिलेक्टिव चीजें पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा अपना 24 सितंबर में। यदि 10 से 12 क्वेश्चन भी यदि मेरे लेक्चर से आप तक पहुंच पाएंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।